हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नोमैथ। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 30 क्वेश्चन रहेंगे। आप वीडियो में बने रहिए, जो कि सीटेट और रिपीटेड दोनों में इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि वर्षा की बूंदों के गोलीय आकार का उल्लेख करने के लिए जल के निम्नलिखित गुणों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है कि श्यानता यानी कि विस्कोसिटी, दूसरा आपका क्रांतिक कोण, तीसरा आपका पृष्ठ तनाव, चौथा आपका दाब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। पृष्ठ तनाव जो होता है ये कोई फिल्म के ऊपर लगता है, जैसे कोई पानी के सतह के ऊपर ये सरफेस टेंशन लगता है। और ये सरफेस टेंशन क्या करता है कि एरिया को ना मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। और यही जब ये 2D प्लेन पे लगता है तो ये एक सर्कल के फॉर्म में ये क्रिएट करता है। जबकि ये अगर ये कोई 3D यानी कि सॉलिड बॉडी पे अगर करता है, जैसे कि आपका कोई स्पीयर हो गया या फिर क्यूब हो गया या फिर कोन हो गया या फिर सिलेंडर हो गया, तो ये क्या करता है कि ये मिनिमम जो बाहरी इसका जब फुटबॉल का जो बाहर का एरिया है उसी टाइप में ये सबसे क्या करता है अंदर की तरफ इसको ये करता है, खींचता है कि इसका एरिया कम हो। तो अगर ये 4-5 फिगर जो आपको बताया हूँ और उनके वॉल्यूम सेम वॉल्यूम पे अगर इसका कंपेयर करें कि किसका सरफेस एरिया कम होगा तो वो आपका स्पीयर होगा। ठीक, तो सरफेस इससे आपको क्या पता चलता है कि सरफेस टेंशन जो होता है वो मिनिमम एरिया ऑक्यूपाई करता है। ठीक, तो जिससे वो चीज़ जो होती है वर्षा की बूंद वो गोल हो जाती है। ठीक, यहाँ पे दिख रहा होगा गोली हो जाती है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका जो ऑप्शन दे रहा है पहला वो है आर्गन, दूसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा आपका नाइट्रोजन, चौथा आपका ऑक्सीजन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, यहाँ पर एक तो दिया है लेकिन आपको 4-5 ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। पहला तो आपको सबसे पहले CO2 होता है, दूसरे नंबर पर मेथेन होता है, CH4 इसका फार्मूला होता है, तीसरे नंबर पे आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है, चौथे नंबर पे आपका CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और उसके बाद आपका वाटर वेपर होता है, जलवाष्प। ठीक, तो कभी कभी किसी एग्जाम में एक आपका क्रम भी पूछ देता है कि इन दे देगा इन चारों में से बोल देगा कि आपको इनकी परसेंटेज के फॉर्म में सजाना है। तो सबसे पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पर मेथेन, तीसरे पर नाइट्रस ऑक्साइड, चौथे नंबर पर CFC। अच्छा, इसमें NO और NO2 दोनों भी हो सकते हैं। ठीक, तो उसके बाद ये, ठीक, ऐसे आपको ये क्रम भी याद रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है। तो इसमें से आपको हेमेटाइड ये लिखा हुआ है। हेमेटाइड जो होता है वो आयरन का अयस्क होता है। ठीक, दूसरा आपका बॉक्साइट दिया है, ये एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ठीक, तीसरा होता है ये आपका अगला दिया है लिमोनाइट, ये भी आयरन का अयस्क होता है। ठीक, ये जो जिप्सन होता है ना ये किसी का अयस्क नहीं होता, इससे आपको सीमेंट बनता है। तो ये खनिज धातु नहीं है बल्कि ये कार्बोनेट पत्थर है, इसका इस्तेमाल सीमेंट बनाने में किया जाता है। ठीक, तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा द्रव है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आपका 4 ऑप्शन दिया होगा, इसमें से चारों ऑप्शन में ये जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है ना अधातु होते हुए भी ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ठीक, चलिए अगला इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखिए, जो अधातु के साथ अगर आपसे धातु पूछ दिया कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आपको आंसर करना है पारा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है, धातु और धातु। तो आप इसको टिक मार्क कर लीजिए, ये पूछा जाता है हर बार। तो आपको क्या करना, पारा इसको पूछ देगा कि कितने टेम्परेचर पे, तो ये जो हम लोग जिस पे रहते हैं 27 डिग्री सेल्सियस पे ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। और ये इतना इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है कि अपने शरीर के टेम्परेचर पे लगाने पे ये क्या होता है, जो अपने शरीर में लगाते हैं हम, तो ये इसका वेपराइजेशन होता है और जो ये
आप देखते हैं ये जो थर्मामीटर हम लगाते हैं इसमें ये ऊपर चढ़ने लगता है। अपने शरीर के अगर बुखार हो गया तो उतने टेम्परेचर पे ये राइज होने लगता है, जिससे डॉक्टर आसानी से देख करके रीडिंग बताता है कि आपको इतना बुखार है या इतना शरीर गर्म है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज किसने की? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैडम क्यूरी। चलिए हम बाकी के ऑप्शन पे ही बात करते हैं, इन्होंने क्या खोजा। तो न्यूटन का अगर पूछ दिया तो न्यूटन साहब ने ग्रेविटी की खोज की थी, ग्रेविटी। और साथ के साथ ये इनको जो गति के नियम तीनों हैं वो न्यूटन ने ही दिया था। अगला जो क्वेश्चन है अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने क्या दिया था? तो इनका तो इम्पोर्टेंट बहुत बड़ा योगदान था, इन्होंने ही रिलेटिविटी थ्योरी दी थी, रिलेटिविटी थ्योरी। और इन्होंने जो ये mc² है इक्वल टू mc², इसको भी इन्होंने दिया था। तो इनको फिजिक्स का नोबेल भी मिला हुआ है आइंस्टीन साहब को। ठीक, और ये बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है ये ट्यूब दिए थे, लाइट ट्यूब का। ठीक है, तो आप इसको भी याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो ये आपको कैंसर शब्द से आप परिचित होंगे। कैंसर स्किन कैंसर भी होता है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है ओजोन किरण से, अगर ओजोन किरण में अगर ब्लैक होल यानी कि उसमें कुछ रेज आने लग जाए तो उनको ब्लैक होल बोलते हैं। तो उनकी वजह से जो आदमी को त्वचा होती है वो स्किन कैंसर होती है। ऐसे ये पूछ रहा है पत्थर के लिए। तो पत्थर का जो स्किन है बाहरी परत वो डैमेज हो जाता है तो इसको स्किन कैंसर बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है चारों ऑप्शन में किसकी वजह से ये होता है। तो आपको जो सही आंसर लग रहा है वो होगा अम्लीय वर्षा। जो पहली वर्षा होती है उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है, उसमें सल्फर SO2 प्लस NO2 ज़्यादा पाया जाता है, जिससे जो स्टोन होते हैं जैसे आपका आगरा का जो ताजमहल है वो भी स्टोन कैंसर यानी कि अम्लीय वर्षा के कारण हल्का पीला हो रहा है। तो अभी उस पर रिपेयरिंग का भी काम चल रहा है कुछ दिनों के लिए, अभी वो सही हो गया। ठीक, तो ये अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 सामने है। वो लिखा हुआ है कि ब्राइन क्या है? तो आपको जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है ये चारों ऑप्शन आपको देखना है। देखिए पहला ऑप्शन है कि NaCl का संतृप्त विलयन, दूसरा है Na2SO4 का जलीय विलयन, तीसरा आपका विरंजक चूर्ण का सामान्य नाम, या क्लोरीन का जलीय विलयन। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, चलिए हम इसको क्या होता है संतृप्त विलयन ये डिस्कस कर लेते हैं। संतृप्त होता है जैसे मान लीजिए आप एक बीकर लिए उसमें से कुछ पानी ले लिए, अब इसमें क्या करेंगे आप एक चम्मच इसमें से नमक मिलाए। ठीक, तो ये इसको घुला देंगे तो पूरी आसानी से ये मिल जाएगा। फिर आपने एक चम्मच और ऐड किया वो भी मिल गया, फिर आप ऐड करते गए वो घुलता गया। लेकिन एक टाइम पे एक ऐसा पोजीशन आ जाएगा जब इसमें से और अधिक नमक आप मिला भी देंगे तो वो घुलना बंद कर देगा। तो जो पोजीशन है उसी को बोलते हैं संतृप्त विलयन। ठीक, संतृप्त विलयन। चलिए, तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा मेरा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं सारे जितने भी अभी तक साइंस में क्वेश्चन सीटेट और यूपी टेट में आ चुके हैं सारा मैं डिस्कस करने वाला हूँ। साथ के साथ मैथ का भी प्रीवियस ईयर सॉल्व कराने वाला हूँ और उसके साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको बाकी वीडियो भी पता चलता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हरे फलों को पकाने में कृत्रिम गैस होती है, कौन सी होती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार लिख गया है, लेकिन ये चलिए ये सही भी नहीं है। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एसिटिलीन। अच्छा, यहाँ पे पूछ देगा, अगर यहाँ पे तो कृत्रिम पूछा था तो ये आपका एसिटिलीन हो गया, लेकिन अगर यही प्राकृतिक पूछ देता प्राकृतिक तरीके से तो आपका आंसर हो जाता एथिलीन। एथिलीन आपको टिक करना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे है कि वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। तो आपको ये परसेंटेज पूछ रहा है कि वायु में ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है। तो आपको ये
चलिए मैं कलर चेंज कर लिया। हाँ, ये जो सही आंसर हो जाएगा वो 78%। अच्छा, बाकी जो नाइट वायुमंडल में बाकी के जो गैस पाए जाते हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन है आपका 78.03 होता है N2। दूसरे नंबर पर O2 पाया जाता है, वो होता है 20.99, वही अप्रॉक्स 21 हो गया। और अगला आपका गैस पाया जाता है वो होता है आर्गन, AR इसका सिंबल होता है AR, और ये होता है 0.93। इसके बाद आपका आता है कि CO2 आता है, CO2 होता है 0.03%। उसके बाद आपका आता है हाइड्रोजन H2 आता है 0.01। इसके बाद बाकी जितना परसेंट आप 100 में से इन सबको ऐड करके घटाएंगे जो आता है, बाकी वो निष्क्रिय गैसें होती हैं। ठीक, वो बहुत मामूली होती हैं। चलिए, तो अगला ये क्वेश्चन है, ओजोन है, तो आपको बताना है कि ओजोन क्या है। तो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा 4 ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन दिख रहा है कि ऑक्सीजन का एक यौगिक है। एक मिनट, पेन सेलेक्ट कर लें। हाँ, ऑक्सीजन का एक यौगिक है। दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। तीसरा ऑप्शन दिख रहा है ऑक्सीजन का समस्थानिक है। उसके बाद ऑक्सीजन का एक समन्वयक है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ओजोन में क्या होता है, ओजोन में ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये यौगिक ना होकर के ये अपर रूप होता है। अच्छा, अब ओजोन के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, वो ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इससे पूछ लेता है इससे संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। वो होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इससे संबंधित होता है। ठीक, उसके बाद साथ के साथ पूछ लेता है कि ग्रीन हाउस गैस जो अभी ऊपर आया था वो भी कब ग्रीन हाउस गैस है, इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल है, तो वहाँ पे आपको लिखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक, अच्छा, अगला पूछ सकता है कि जैव विविधता, तो आपने यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ओजोन के लिए तो आपका वो हो गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस के लिए पूछ दिया तो क्योटो प्रोटोकॉल, जैव विविधता के लिए पूछ दिया तो नगोया प्रोटोकॉल। ठीक है, ऐसे अगर आपदा के लिए पूछ दिया, आपदा प्रबंधन, तो उसके लिए आपको जाएगा शंघाई फ्रेमवर्क। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको हमेशा याद रखना है। और अक्सर ये जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने प्रोटोकॉल या जितने भी सम्मेलन हुए हैं, जितने भी फ्रेमवर्क हुए हैं, वो सारे आपको याद रखने चाहिए। लेकिन मेनली तो ये 3-4 तो आप जरूर याद रखिए, ओजोन वाला प्लस ग्रीन हाउस का, ये जैव विविधता का। अच्छा, पूछ सकता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको वो भी रखना है 22 मई को मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि हाँ, यम द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं संवेग क्या होता है। संवेग p इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होती है 12 mv²। अच्छा, ये पेन का थिकनेस बहुत ज़्यादा है, कम कर लेते हैं, 12 mv²। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं संवेग इक्वल टू होता है m इंटू वी। यहाँ पर एक m है और 2 v है, तो क्या करेंगे, 2 m बनाने के लिए ऊपर नीचे एक और m से गुणा कर देंगे। ठीक, तो ऊपर क्या हो गया 2m 2v, तो एक और m एक v को p होता है, तो 2 को हो गया p²/2m। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले में तो ये MP दिया, ये बिल्कुल गलत हो गया। दूसरे में ये सही हो सकता था, ये अगर नीचे 2 दिया होता तो ये भी गलत हो गया। अच्छा, तीसरे में देखिए दे रहा है, तो ये सही आंसर क्या हो गया आपका C ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन है कि 4, 10 और 20 ओम के प्रतिरोध के समांतर समूह को 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, तो परिपथ में धारा होगी। तो चलिए यहाँ पे इसको पैरेलली जोड़ लेते हैं।
पैरेलल में जोड़ने का ये तरीका होता है, यहाँ से ले आके बैटरी से जोड़ दीजिए। ठीक, और देखिए पहले तो ये निकालने से पहले आपको इसका आर इक्विवेलेंट निकालना होगा कि इसका क्या होगा आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर बहुत n तक होता तो r n तक। ठीक, लेकिन हमारे पास 3 दिया है तो क्या करेंगे, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 यानी कि 1/4 यानी कि 0.25 प्लस 1/10 यानी कि 0.1 और यहाँ पर 1/20 यानी कि 0.05। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0.4 आएगा। 0.4 क्या लिख सकते हैं, 4/10 यानी कि 2/5। ठीक है, अब यहाँ पर 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू कितने आ गई, 2/5। तो r इक्विवेलेंट की क्या हो जाएगी, ये वैल्यू उलट हो जाएगी तो 5/2 हो जाएगी यानी कि 2.5 के आसपास। ठीक, अब फार्मूला में आप रखेंगे v इक्वल टू ओम्स लॉ में v इक्वल टू आई आर। ठीक, तो यहाँ पे i की वैल्यू पूछ रहा है, r की वैल्यू आप पता कर लिए 2.5 यानी 5/2 और v की वैल्यू आपको 15 दिया है तो 15/2.5 यानी कि 5/2, 5/2, 2 ऊपर चला गया तो 5 3 15 यानी कि 3 दूने के 6 एम्पियर आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, यहीं पे अगर आपको सीरीज में पूछ दिया होता है तो क्या करते हैं आप, ऐसे सिंपल तीनों को सीरीज में लगाते और नीचे लाकर बैटरी से जोड़ देते हैं तो कितना होता है। चलिए आपका 2 क्वेश्चन बन के यहाँ से 4 10 और ये 20, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 20 10 30 4 34, तो यहाँ पे हो जाता है v इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आ गई 34 और v की वैल्यू आपकी 15 है, 15/34, तो वही लगभग आधे से भी कम, 0.5 से भी कम एम्पियर की। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर उसके रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो उसमें जो करंट की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। अगर उसको सीरीज में जोड़ दें, सेम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दें तो देख रहे हैं आपके सामने वैल्यू कितनी होगी करंट की, 0.5, आधी से भी कम हो गई। यानी कि इस क्वेश्चन में आपके देखिए यहाँ पे 0.5 एम्पियर आ रहा है और यहाँ पे 6 एम्पियर, यानी कि लगभग 12 गुना हो गया कि अगर उसको सीरीज में जोड़ दे रहे हैं तो उससे 12 गुना कम करंट फ्लो कर रही है, और अगर इसमें पैरेलल जोड़ देते तो इतना, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन उसको वो भी पूछते हैं एग्जाम में कैपेसिटर से, तो उसको भी यहाँ पे ध्यान रख लीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पे आर जो इक्विवेलेंट आ रहा था सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3, तो वहाँ पे कैपेसिटर में ये कैपेसिटर अगर कैपेसिटेंस दे देगा इक्विवेलेंट निकालने को तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो इक्विवेलेंट आ रहा है ना वहाँ पे पैरेलल के लिए, यहाँ पे पैरेलल के लिए, यहाँ पे ये सीरीज के लिए है, सीरीज यहाँ पे पैरेलल, ये पैरेलल के लिए क्या होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, और यहाँ इसके लिए जो पैरेलल के होता है 1/r इक्विवेलेंट इक्वल 1/r1 प्लस 1, ऐसे ही इसके लिए क्या हो गया, इसके पैरेलल के लिए वो हो गया 1 इक्विवेलेंट इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों का अपोजिट हो रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक लौ चुंबकीय है। तो लौ चुंबकीय वर्ड यहाँ पे दिखा है, तो इसका आप आंसर दे लीजिए इन चारों में से कौन सा है। तो इसके लिए हम बात करते हैं लौ चुंबकीय होता क्या है। तो जो तत्व, जो मतलब जो धातु चुंबक को अपनी तरफ खींचने का गुण रखता है या चुंबक की तरफ आकर्षित होता है उसको लौ चुंबकीय बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो इस ऑप्शन में दिख रहा है वो सोना तो लौ चुंबकीय बिल्कुल नहीं होता है, लकड़ी भी नहीं होता है, चुंबक को आकर्षित नहीं कर सकता है, या मैग्नीज भी नहीं होगा। मैग्नीज यहाँ पर जो निकिल है, आप अगर नहीं पता था आपको आयरन पता, तो आयरन के पास होता है निकिल। तो निकिल और आयरन का जो आसपास के तत्व होते हैं लगभग सेम होते हैं, तो आप वहाँ से ट्रिक के तौर पे भी इसको आप लगा सकते थे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्वनि की चाल अधिकतम है। ध्वनि की चाल भाई किस में अधिकतम होती है, तो आपको एक ध्यान रखना है ये बात हमेशा कि जो ध्वनि की चाल होती है वो डेंसिटी पे डिपेंड करती है, उस मीडियम की डेंसिटी पे। अगर मीडियम की डेंसिटी V इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, यानी कि इसको घनत्व बोलते हैं। ठीक,
तो यानी कि मीडियम का जो घनत्व जिसका सबसे कम होगा, यानी कि वेलोसिटी उसकी स्पीड की चाल उसमें कम होगी, इसका घनत्व जितना ज़्यादा होगा उसकी घनत्व उसमें सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे निर्वात में तो कोई घनत्व होता नहीं है, तो आपको ये यहाँ से ध्यान रखना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल नहीं चल सकती, क्योंकि ध्वनि के लिए चलने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है जो कि निर्वात में नहीं पाई जाती है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया कि ध्वनि की चाल निर्वात में नहीं चल सकती। ठीक, अगला क्वेश्चन है वायु। वायु की डेंसिटी कितनी होती है? 1.2 kg/m³। ठीक, तो यहाँ पे जो ध्वनि की चाल इसमें आती है, आप निकालेंगे तो 322 मीटर/सेकेंड आती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जल की वैल्यू कितनी होती है? जल की यहाँ पे 1000 डेंसिटी की वैल्यू होती है 1000 kg/m³। देखिए अभी यहाँ 1.2 था तो ये इतना आ रहा है 322 के आसपास, तो यहाँ पर तो 1000 है, तो इसमें कितना आएगा? इससे तो कई गुना ज़्यादा आएगा। तो वैल्यू हमको अभी ध्यान नहीं है, लेकिन 322 से बहुत ज़्यादा आएगा, 3000 के आसपास आएगा। चलिए, इसी वजह से आप देखते हो बारिश के मौसम में जब कोई बोलता है तो बहुत दूर तक सुनाई देता है। क्यों? उसका रीज़न होता है क्योंकि हवा में जल के कण जो होता है ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जिससे हवा का भी डेंसिटी बढ़ जाता है, जिससे ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठीक, अगला ऑप्शन दे रहा है इस्पात। इस्पात की तो डेंसिटी अप्रॉक्स 5500 से लेके 6500 के बीच होती रहती है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल होगी वो सबसे ज़्यादा इस्पात में होगी। ठीक, चलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है? तो कांच की अगर छड़ है, कांच की छड़ को अगर इसको रेशम पर रगड़ेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन यहाँ पे इकट्ठा होने लगते हैं। ठीक है, और जो ये जो रेशम का जो समझिए कंबल टाइप में है, तो इस पर कौन सा इकट्ठा होता है? इस पर नेगेटिव। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर कांच का पूछ दिया तो उस पर धन आयन, और इसका कंबल का या फिर रेशम का पूछ दिया तो इस पर ऋण आयन। ठीक, तो इसमें कांच का पूछा है तो आपको करना है धन आयन। ठीक, चलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक, चलिए नेक्स्ट सेक्शन में अगला क्वेश्चन 15 का फिर सेट है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि एक घूमते हुए समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? चलिए देखिए, अगर वो घूमती नहीं तो क्या होता है? आपतित किरण जो होती है उतनी ही, अपवर्तित किरण परावर्तित उतने हो जाती है। ठीक, तो आपतन कोण I=R होता है। आपतन कोण इंसिडेंट बटा रिफ्लेक्टिव एंगल। तो यहाँ पर तो घूम रहा है तो क्या होता है? जो परावर्तित कोण हो जाती है वो 2 टाइम्स हो जाती है, 2 टाइम्स I। तो यहाँ पर 2 गुणे I कितना दिया? 60 डिग्री, तो कितना होगा? 120। ठीक, तो ऐसे आपको करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला ये जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है? तो नवीकरणीय ऊर्जा होती है जिसको हम यूज करते हैं और वो ख़त्म ना हो, तो वो नवीकरणीय ऊर्जा होती है। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है जो प्राकृतिक गैस, वो तो भाई लिमिटेड है, एक न एक दिन ये ख़त्म हो जाएगा अगर हम इसको हमेशा यूज बराबर करते रहे तो ये जो ये पेट्रोलियम है ये भी लिमिटेड है, इसको हम जितना इस्तेमाल करते जाएंगे ये कम होता जाएगा, एक दिन ख़त्म भी हो सकता है। ठीक, कोयला भी सेम है, लेकिन जो ये भूजल होता है इसको हम निकालते हैं, यूज करते हैं, फिर क्या होता है? पानी ज़मीन का जो ये लेयर होता है कई ये होते हुए फिर ये ज़मीन में चला जाता है। तो इससे क्या हुआ कि ये इसका हम इस्तेमाल करके इससे बिजली या कुछ भी अगर इससे एनर्जी जनरेट करे तो वो उसमें कुछ कमी नहीं आएगी, वो रिसाइकल होता रहेगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी राशि प्राप्त होती है? चलिए यहाँ पे दे रहा है संवेग। अच्छा, जो पूछ दिए संवेग पूछा तो आपको सीधे कुछ नहीं करना, आप फॉर्मूला लिखिए संवेग को m/v। अब पूछ रहा है कि संवेग और वेग, तो क्या बोला है? आप इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, संवेग और वेग का। ठीक, दोनों साइड v से आप डिवाइड करें तो यहाँ से v से v कट गया, यहाँ पे v/m ही पूछ रहा है, संवेग p/v ही पूछ रहा है, p/v। तो यहाँ पे क्या बच गया? m।
तो कौन सी राशि प्राप्त होती है? द्रव्यमान। सही हो गया ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है किसके? अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग हो गया, सेंटीमीटर छूट गया है, सब में सेंटीमीटर आप कर लीजिए। और ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से आप इसको सॉल्व करिए वीडियो को रोक के कि आपका कौन सा आंसर आ रहा है, उसके बाद आप देखिए, क्योंकि इसी बार ये जो यूपी एडेड का एग्ज़ाम हुआ था, यूपी एडेड, उसमें ये पूछा गया था। चलिए, इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया सी आंसर। बहुत लोग सोच इस बार के जो आंसर उसमें लोग ये मार गए थे, लेकिन उन्होंने यूनिट को ध्यान नहीं दिया कि वो यूनिट क्या पूछा था। अरे भाई, जो अगर मीटर पूछता तब तो ये बहुत इजी था, लेकिन उसने घुमाने के लिए सेंटीमीटर दे दिया। जिन्होंने यूनिट का ध्यान नहीं दिया वो सारे लोग डी मार किया, जो कि बिल्कुल गलत था। चलिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बता रहा हूँ। 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। अगर मीटर दिया, अगर सेंटीमीटर में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। ठीक, तो ये क्या करते हैं, ये 10⁻⁷ हो जाएगा और यहाँ पर सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, अच्छा, यहाँ सेंटीमीटर से फिर मीटर लेके जाना है तो सी की जगह पर 10⁻⁻², अगर यहाँ पे रहता तो एम की जगह पर 10⁻⁻3 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये मीटर बन जाएगा, ये सेंटीमीटर से फिर मीटर बन जाएगा। तो आप ध्यान रखिए, अगर सी को हटाना है कहीं भी तो वहाँ पर 10⁻², अगर एम को हटाना है तो वहाँ पर 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एम हट जाएगा, एक एम हट जाएगा। ठीक, अगर ये कैपिटल एम दिया है मेगा पास्कल वाला एम, तो इसकी जब क्या आता है, इस एम को हटाने के लिए 10⁻6 आता है, और ये किलो अगर हटाना है, किलो को रिप्लेस करना है तो उसकी जगह पर 10⁻3 लगा देंगे तो वो रिप्लेस हो जाएगा। ऐसे ही जैसे ये माइनस में सेंटीमीटर और मीटर रिप्लेस हो रहा था। ठीक, तो चलिए, आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा और मेरी ये जो कोशिश है आप तक पहुंच रही होगी। अच्छा, अगर समझ में आ रहा तो आप चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, ये अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें एक्स रे का आविष्कार किया? तो इसमें से किसने किया? तो भाई, तो ये रॉन्टजन जो साहब हैं, रॉन्टजन, इन्होंने एक्सरे की खोज की थी और इनके लिए इनको शायद नोबेल भी मिला हुआ था इनके लिए। हाँ, इसके लिए इनको 1909 में शायद इनको नोबेल भी मिला हुआ था। एक मिनट हम कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, 1909 में इनको फिजिक्स का जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, भौतिकी का। ठीक है, चलिए, ये टॉरिसेल्ली साहब हैं, ये फ्लूइड के हैं, फ्लूइड मतलब फ्लूइड साइंस के ये इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं। ठीक, ये उसके बाद अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, छठे पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? ये नहीं शब्द जरूर पढ़िए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसमें से जो कॉटन होता है वो प्राकृतिक रेशा होता है, सिल्क भी रेशा होता है प्राकृतिक, जूट भी होता है, जो एक्रिलिक है वो नहीं होता है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक, चलिए, हम कलर भी चेंज कर लेते हैं और ये अगला कलर आपका ये रहने वाला है। चलिए, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि अदरक रूपांतरण है। तो अदरक किसका रूपांतरण है? ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पत्ती का तो बिल्कुल नहीं होगा, कोई भी लगा देगा, फल भी नहीं होगा। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं जड़ का और तने का। तो आपको ये ध्यान देखना है कि अदरक, आलू, ये जो जितने होते हैं, हल्दी, ये तीनों जो होते हैं ये तने का रूपांतरण है, तने का। ठीक, जड़ का नहीं है भाई। जड़ का जो है ना वो मूली है, गाजर है, ये लोग जड़ का रूपांतरण है। तो ये यहाँ से ध्यान देना है, ये क्योंकि वो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए ये पूछा भी जाता है। इसलिए आपको एकदम ध्यान रखना है कि जो तने का है ये रूपांतरण होता है अदरक। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं। वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं कहाँ से भाई होते हैं? तो अंडाशय से उत्पन्न होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा अंडाशय। पंखुड़ी नहीं होगा, पंखुड़ी से तो भाई निषेचन होता है, फिर बायोजल भी नहीं होगा, थैलमस भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा पादप
जो बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सरसों तो नहीं होगा, धनिया भी नहीं होगा, पेटूनिया भी नहीं होगा, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्न। बायोलॉजी वाले क्वेश्चन आपको अधिकतर याद करने टाइप के होते हैं, इसमें कुछ कोई साइंस मतलब ऐसा कोई समझाने का कुछ नहीं रहता, आपको याद ही करना पड़ता है। तो चलिए ये अगला क्वेश्चन है कि पौधों में, ये प्रोटीन है भाई, प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैग्नीशियम जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा, तो यहाँ पे टाइपिंग वाले ने कौन को हमेशा कौन लिखा है, कौन सा गैर संचारी रोग नहीं है। तो आपको सबसे पहले जानना होगा गैर संचारी रोग कौन से होते हैं। जो भाई किसी वाहक से फैलते हैं उनको संचारी रोग बोलते हैं, मतलब कि चाहे मच्छर हो गया या फिर किसी मक्खी हो गया या फिर अन्य कोई सूक्ष्म जीवों से फैलते हैं उनको संचारी रोग बोलते हैं। तो इनमें जो आपको ऑप्शन दिखना होगा, तो इसमें जो रिकेट्स होता है ये नहीं होता, ये संचारी रोग नहीं है। हाइपरटेंशन ये भी संचारी रोग नहीं है। ये एथलीट ये भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कालरा जो है ये संचारी रोग है। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं, पेनिसिलिन, इसका आंसर यहाँ पे आ गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसमें से जो सही आंसर होगा पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, तो आपका वो जो सही आंसर है वो होगा फफूंद से। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और, ये पेनिसिलिन जो प्रतिजैविक है इसकी खोज किसने की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 13। ये है कि डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को कहा जाता है। तो डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को कहा जाता है, ये यहाँ पर गलत टाइप है, एक्सॉन। ठीक, और ये जो सही आंसर हो जाएगा वो यही सही होगा, एक्सॉन, इसको आपको याद करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन में दिख रहा है सिलिकॉन, सोडियम, कॉपर, कैल्शियम। तो इसमें जो तीन है वो ये कॉपर, सिलिकॉन और सोडियम जो है सूक्ष्म तत्व हैं। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम। ठीक, ये 15 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो भाई जो प्रोटीन होता है वो ऊर्जा का स्रोत होता है, कार्बोहाइड्रेट है ये भी ऊर्जा का स्रोत होता है, वसा भी ऊर्जा का स्रोत होता है, लेकिन जो विटामिन होता है ये ऊर्जा का स्रोत नहीं होता है, ये हमको रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, क्षमता। तो आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है ये आपको नोट कर लेना है। तो ये सोयाबीन हो गया, सोयाबीन, दाल, अंडा, दूध, इन सब में प्रोटीन बहुत पाया जाता है मात्रा में। ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो अनाज जो होते हैं जैसे गेहूँ, चना, जौ, बाजरा, इस सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, आलू में भी पाया जाता है। यहाँ पर ये वसा जो है ये तेल, घी, दूध, मक्खन, जिससे आपका फैट बढ़ता है, मांस, मछली का तेल, इस सब में फैट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। अगला वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए, उसको आपको देखना है। चलिए, थैंक यू।